गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th SST पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया किस प्रकार से वर्ल्ड से कनेक्टेड है, या फिर वर्ल्ड में इंडिया की हिस्टोरिकल कंडीशन किस प्रकार से रहेगी, वो पढ़ेंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप सबसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, सबसे देखो हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब हम ऐसी चीज़ें जो बहुत समय पहले की है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। अब हमें जैसे कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि किसी जगह पर हज़ारों साल पहले का या कई वर्षों पहले के अवशेष मिले हैं, तो कैसे पता लगता है कि ये कितने सालों पुराना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी हम हिस्ट्री के माध्यम से जानते हैं। वैसे 7th क्लास की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी अच्छी मतलब भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। जनरली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वैसे तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग देखिए? एंशिएंट एज, मेडिवल पीरियड, मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज। इन 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है और इन तीनों के अलग अलग काल, समय, ड्यूरेशन भी है। द मेडिवल it is very important to learn why and how this divided has been made। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री को इन 3 भागों में आखिर क्यों बांटा गया है। when in a country or a particular place there is a change in the development of existing human civilization in area like economic, political, administrative and social aspect of life, then a new age is said to begin। तो जैसे जैसे इंसानों में हिस्ट्री कालों में जब परिवर्तन आने लगता है, समय ड्यूरेशन में जब कोई नया परिवर्तन दिखता है तो उसके अनुसार काल या समय को परिवर्तित किया जाता है। In brief, the division of history into 3 periods denote the various steps of the change and progress made of human civilization। यहाँ पर हम वेरियस स्टेप्स ऑफ द चेंज, किस प्रकार से चेंजेस हुए, किस प्रकार से प्रोग्रेस हुई, किस प्रकार से ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे की ओर बढ़ी, इस प्रकार से हम हिस्ट्री को बांटा है। इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस चेंज टुक प्लेस इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो चेंज है वो पूरी दुनिया में एक ही समय पे सभी जगह पर हुए हो। जैसे मान लो कोई चेंज अगर होता है तो यहाँ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे शहरों में या दूसरी जगह पर भी मिले। तो इसी प्रकार से हिस्ट्री में भी होता है कि जो चीज़ भारतीय हिस्ट्री में बताई गई है ज़रूरी नहीं है वही टाइम ड्यूरेशन, वही चेंज, वही ह्यूमन सिविलाइजेशन और दूसरी देशों की हिस्ट्री में भी बताया गया हो। इट इज़ बिलीव दैट द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बिगेन फ्रॉम द 8th centuries। ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो 8th century से शुरू हुई थी। Whereas in the country of Europe the medieval period is believed to have started from the 5th century। The medieval period of India has been further divided into 2 parts। यहाँ पर अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट एज के बारे में। तो इस एज पे हम क्या पढ़ेंगे? जो बहुत ही पुराने पुरातत्व हो गए और जो हमने 6th क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पढ़ा है, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जो पढ़ा है वो हम इस ड्यूरेशन में देखेंगे। अब हमारा आ जाता है मेडिवल एज। अब यहाँ पर मेडिवल एज को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो ये 2 भाग कौन से हैं? लेट्स सी। अर्ली मेडिवल एंड सेकेंड इज लेटर मेडिवल। पीरियड। ओके, तो इन 2 भागों में बांटा गया है। अब अर्ली मेडिवल पीरियड है, इसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है?
8th to 13th सेंचुरी। और लेटर वैदिक पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 13 to 18th सेंचुरी। द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन द मैनी वे। जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो हमारी एंशिएंट एज की जो हिस्ट्री है उससे अलग है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम चेंजेस टुक प्लेस इन द सोसाइटी, सम ऑफ लैंग्वेज विच कैन बी नो इन स्पीक इन इंडिया वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस period. Some of these food we eat and clothes we wear also become popular during this period. We have more knowledge about this period because many sources are available which give us clear information about the history of the period. हम इस ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसके जो अवशेष मिले हैं हमें भारत में, वो ये मतलब प्रूफ कर देता है कि जो चीज़ इसमें विद्यमान है, जो चीज़ बताई गई है वो बिल्कुल क्लियर है। Now sources of study of medieval period। अब ये देखेंगे हम कि सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज उनको बोलते हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कोई भी अवशेष मिले हैं या फिर कोई भी चीज़ें मिली हैं तो वो किससे रिलेटेड है। तो ऐसे तो हम अगर देखें हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में अगर सुनते हैं हम, तो हमने देखे होंगे कि कई जगहों पर कई अवशेष मिलते हैं। जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंगों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस समय की बिल्डिंग किस प्रकार से बनती होगी। तो ऐसे खाने पीने से लेके पहनने तक के सारे अवशेष हिस्ट्री में मिलते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग सोर्सेज के द्वारा हमें पता लगता है कि किस प्रकार से हिस्ट्री उस समय के लोग जीवन यापन करते होंगे। You may remember that there are two main sources to know about the ancient history, literary and the archaeologist। अगर हम देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो अधिकतर हमें लिटरली और आर्कोलॉजिकल। लिटरली यानी ऐसे लिखित अवशेष, लिखे हुए अवशेष जो उस समय के लोगों द्वारा लिखे गए होंगे वो अवशेष, और आर्कोलॉजिकल उस समय की जो बिल्डिंग्स हैं, उस समय के जो घर हैं या फिर उस समय की ईंट जो भी कुछ मिले होंगे उनके द्वारा हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। द सेम इज ट्रू विद द मेडिवल पीरियड। और यही सारी चीज़ें हम मेडिवल पीरियड में भी देखेंगे। जैसे कि एंशिएंट टाइम में उस समय भी लिखित रूप में कोई अवशेष मिली होगी, कोई बुक मिली होगी, कोई ग्रंथ मिला होगा, इस प्रकार से मेडिवल पीरियड में भी काफ़ी कुछ मिला होगा जिससे हम मेडिवल पीरियड की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। To know about the medieval period, a great variety of literacy sources are available, like writing on palm leaf and birch bark। जैसे कि हम लोगों ने देखा है मेडिवल पीरियड में जो लिखित अवशेष हैं वो मिले हैं कि पत्तों पे या फिर पेड़ों की छाल पर लिखे हुए अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ये पता लगता है कि उस समय किस प्रकार से लिखने का व्यवहार चलता था। इन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वी हैव ए ग्रेट डील ऑफ इंस्क्रिप्शंस राइटिंग ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर और ए स्टोन। और मेडिवल पीरियड में लिखित अवशेष के रूप में कॉपर प्लेट के लिखे हुए अवशेष, पत्थरों पे लिखे हुए अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग। उसके बाद कई समय तक तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों पे लिखे, जैसे कि पत्तों पे लिखना चालू किया, पेड़ों की छाल का यूज़ किया, और उसके बाद कॉपर प्लेट्स का यूज़ किया, स्टोन का यूज़ किया। उसके बाद 13th सेंचुरी में उस समय पेपर का यूज़ करना चालू किया था, आरंभ किया था। फ्रॉम द 15th to 18th सेंचुरी मुगल रूल ऑलमोस्ट ओवर द होल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर 13th सेंचुरी के बाद भी काफ़ी उस समय, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस समय देखेंगे हम कि किस प्रकार के लोग रहते थे, वहाँ का रहन सहन कैसा होता था, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, देश को, नगरों को किस प्रकार से चलाया जाता था। Some of there were chronicle or account of the life and activity various rules and dynasties। और कुछ बहुत सारे, और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पिछले समय में किस प्रकार के राजा ने राज किया था, अलग अलग किस प्रकार से उनकी शासन व्यवस्थाएं थी।
और किस किस ड्यूरेशन में कौन कौन से राजा आए थे जिन्होंने रूल अप किया था। Some are the memories of the autobiographical account of the life of the ruler। कुछ ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिससे कि उनके पूरे लाइफ का विवरण बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। During this period, some foreign writers also came to India with the Turkish invaders who has written about the Delhi Sultan and Mughal ruler। अब उस समय पे उस समय विदेशी यात्री भारत में आते थे और यहाँ पर कुछ समय रुक के विदेशी जो यात्री थे, राइटर थे, वो लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ के बारे में, यहाँ का रहन सहन, खान पीन, साम्राज्यवाद, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में भी उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, जिससे कि एक ओरिजिनल प्रूफ मिलता है। इनसे ये पक्का हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो बातें हिस्ट्री में बताई जाती हैं या फिर जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत है। कभी कभी दो राइटरों के बीच में एक ही बात को लेके अलग अलग विवाद होते हैं, परंतु उनमें उनके अपने अपने विचारों के कारण वो राइटर्स अपने अनुसार लिखते हैं। दे फेमस अमॉन्ग देम वर इब्न बतूता, मैक्रोपोलो, अर्बनी, निकोलो कॉनेट और बरीन्स। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी किताबों में हमें बहुत अच्छी हिस्ट्री मिलती है। फ्रॉम द 15th to 18th century मुगल रूल्ड ऑलमोस्ट ओवर होल ऑफ इंडिया। अब 15th सेंचुरी में यानी भारत में 15th सेंचुरी से पहले भी बहुत सारे साम्राज्य आए थे, लेकिन एक बहुत लंबा और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य प्रकट हुआ था, जिसकी टाइम ड्यूरेशन थी 15 to 18th century। Some of the Mughal ruler had written autobiography about their lives, government and important event। कुछ राइटरों ने, मुगल शासन काल के कुछ राजाओं ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का विवरण लिखा हुआ है। और कई राजाओं का विवरण उस समय के जो उनके राइटर्स हुआ करते थे दरबार में, पोएट्स हुआ करते थे दरबार में, उनके द्वारा लिखी गई है। द कॉन्टेम्पररी रॉयल ऑर्डर एंड रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। In the same way, the court writers of the local ruler thinkers and philosophers have also written books। तो उस समय के जो उन्हीं के पर्टिकुलर राजा के जो रूलर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर और पोएट हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने राजा का विवरण अपनी किताबों में मेंशन किया है। Beside literatures, many temples, mosques, tombs, minerals and beautiful बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर द इंडिया। और जो अलग अलग राजाओं का शासन काल था, उन अलग अलग राजाओं के शासन काल में उन्होंने बहुत सी बिल्डिंगें बनाई, बहुत सी मस्जिद, मंदिर, मतलब ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें बनाई है जिसको आज भी हम देखते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनको देखकर हमें बहुत हिस्ट्री की या उस समय की बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर हम इस पार्ट में हम इतना ही बताएंगे, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।